नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरेशन जेड एजुकेशन पर। आज के इस क्लास में हम समझेंगे मात्रक क्या है, मापन क्या है, एसआई मात्रक प्रणाली, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्लास में विस्तार से समझते हैं मात्रक एवं मापन का संपूर्ण अध्याय। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो इसका टाइटल है मात्रक तथा मापन। मेरा एक डाउट है यहाँ। पूछिए। मतलब फिजिक्स के नियम तो अपनी जगह ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण तो तब भी था जब इंसान नहीं था, तो हमें चीजों को मापने की, मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या हम इसके बिना ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान में केवल अवलोकन या सिर्फ चीजों को देख लेना काफी नहीं होता। अच्छा। हाँ, मान लीजिए आप कहते हैं कि कोई पत्थर भारी है, वो सिर्फ एक एहसास है, लेकिन जब तक हम किसी चीज को नंबरों में नहीं मापते ना, तब तक हम उसके बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता। एग्जैक्टली। बिना नंबर के आप रॉकेट नहीं उड़ा सकते। सही बात है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है? इसमें हेडिंग है मापन क्या है, और यहाँ लिखा है कि मापन एक तुलना करने की प्रक्रिया है। एक सूत्र भी है कि भौतिक राशि बराबर n यानी आंकिक मान गुणा u यानी मात्रक। बिल्कुल। और उदाहरण देखो, 1 गुणा लोटा बराबर बोतल की क्षमता। हाँ। अब यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, लोटे वाला उदाहरण थोड़ा मजेदार है। वही तो, मतलब तुलना समझ गई मैं, लेकिन विज्ञान की क्लास में लोटा और बोतल का उदाहरण, क्या कोई भी रैंडम चीज मात्रक या यूनिट बन सकती है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। शुरुआत में किसी भी मानक या स्टैंडर्ड को मात्रक माना जा सकता है। कुछ भी? बिल्कुल। जैसे पुराने जमाने में लोग हाथ या कदम से दूरी नापते थे ना, बस शर्त यह है कि वो मानक स्थिर होना चाहिए और सबके लिए समान होना चाहिए, है ना? एकदम सही। लोटा भी मात्रक हो सकता है अगर पूरी दुनिया उसी लोटे को मान ले। लोटा स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इसमें ना भौतिक राशियां बनाम भावनाएं लिखा है। स्लाइड के 2 हिस्से हैं। जो मापी जा सकती हैं वो भौतिक राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान, समय। हाँ, किलोग्राम और सेकंड वाले। राइट। और जो नहीं मापी जा सकती वो भावनाएं हैं, जैसे प्रेम, क्रोध। और लिखा है कि भौतिकी केवल उन्हीं राशियों का अध्ययन करती है जिन्हें मापा जा सके। बिल्कुल स्पष्ट नियम है ये। तो मतलब इन सब का असल में क्या अर्थ है? हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो क्या हम उस बहुत ज्यादा को फिजिक्स में किसी मशीन से नहीं माप सकते? देखिए, भावनाएं ना पूरी तरह से व्यक्तिपरक होती हैं, मतलब सब्जेक्टिव होती हैं। हर इंसान के लिए अलग। एग्जैक्टली। कोई यूनिवर्सल क्रोध मीटर नहीं है दुनिया में, लेकिन 1 किलो द्रव्यमान दुनिया में सबके लिए 1 किलो ही रहेगा। ओहो, मतलब फिजिक्स सिर्फ उसी को मानेगी जो सबके लिए सेम हो। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव हो। भावनाएं विज्ञान के इस हिस्से में फिट नहीं बैठती। समझ गई। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इसका टाइटल है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। इसमें राशियों को 3 भागों में बांटा है। पहला मूल राशियां जो स्वतंत्र हैं। दूसरा व्युत्पन्न राशियां जो मूल पर निर्भर हैं। हाँ। और तीसरा पूरक राशियां जो सहयोगी हैं। तो यार, ये स्वतंत्र और निर्भर का यहाँ क्या मतलब है? क्या व्युत्पन्न राशियों का खुद का कोई वजूद ही नहीं होता? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो इसे अंग्रेजी भाषा की तरह समझिए। अंग्रेजी? वो कैसे? जैसे अंग्रेजी में ABCD होते हैं ना जी। वो मूल अक्षर हैं, वो स्वतंत्र हैं। अच्छा, और फिर उनसे स्पेलिंग्स बनती हैं? बिल्कुल, वो स्पेलिंग व्युत्पन्न हो गई। भौतिकी में भी कुछ गिने चुने स्वतंत्र मात्रक हैं, बस उन्हीं से बाकी सारे फॉर्मूले बनते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सॉलिड है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें उन स्वतंत्र मात्रकों की लिस्ट होगी। हाँ, हेडिंग है 7 मूल भौतिक राशियां। हाँ। इसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन और विद्युत धारा के लिए एम्पियर है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, लेकिन आगे 2 और हैं। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये ज्योति तीव्रता और मोल थोड़े अजीब नहीं है? अजीब इसलिए लगते हैं क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें यूज नहीं करते। राइट। और मेरा मेन डाउट ये है कि क्या सिर्फ 7 ही मोल राशियां हैं
मतलब हम 8वीं या 9वीं क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वैज्ञानिकों की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है ना, उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद तय किया है कि पूरे ब्रह्मांड की भौतिकी को समझाने के लिए ये 7 बेस पिलर पर्याप्त हैं। मतलब इन 7 से पूरा यूनिवर्स डिकोड हो जाता है? एग्जैक्टली। 8वीं की फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो कमाल है। अच्छा, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि वे राशियां जो मूल राशियों से बनती हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। हाँ, और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, तो जरा इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मतलब क्या हम इन 7 मूल मात्रकों का गणित लगाकर, जैसे गुणा या भाग करके, कितनी भी व्युत्पन्न राशियां बना सकते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है? इसकी सच में कोई लिमिट नहीं है। बाप रे, सीरियसली? हाँ बिल्कुल। भौतिकी में हजारों व्युत्पन्न राशियां हैं, और मजेदार बात यह है कि वो सभी की सभी बस इन्हीं 7 ब्लॉक्स को जोड़कर बनाई जाती हैं। मतलब वही ABCD वाले लेटर्स को जोड़ के लाखों शब्द बनाने वाली बात हो गई। एकदम सही पकड़ा आपने। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ हेडिंग है पूरक राशियां 2D बनाम 3D। इसमें बताया है कि समतल कोण यानी प्लेन एंगल 2D होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसका मात्रक है रेडियन। हाँ, और घन कोण? घन कोण यानी सॉलिड एंगल जो 3D है, उसका सूत्र है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, और मात्रक है स्टेरेडियन। ये 2D और 3D कोण का क्या चक्कर है यार? मैं समझाता हूँ। घन कोण असल जिंदगी में कैसा दिखता है? इसके लिए ना हम खाने पीने का एक बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। ओहो, बताइए। आपने पिज्जा खाया है? जब आप पिज्जा का एक स्लाइस निकालते हैं ना, तो वो 2D होता है। उसका जो कोना है वो रेडियन है। अच्छा, वो प्लेन एंगल हुआ। बिल्कुल। लेकिन अब एक आइसक्रीम का कोन सोचिए, या फिर एक गोल तरबूज में से निकाला गया तिकोना टुकड़ा, जो अंदर तक गहरा होता है। हाँ, वो जो पूरा 3D फैलाव है ना अंदर का, वही घन कोण या स्टेरेडियन है। वाओ, पिज्जा और तरबूज, अब ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। हाँ, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, मात्रक पद्धतियां। हाँ, हेडिंग है मात्रक पद्धतियां। यहाँ 4 सिस्टम है। MKS जो सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर CGS, फिर FPS यानी ब्रिटिश प्रणाली, और आखिरी वाला? आखिरी है SI यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960, और लिखा है कि ये MKS का ही आधुनिक रूप है। अब यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब MKS पहले से था ही और SI उसी का रूप है, तो 1960 में इस नई SI पद्धति की अलग से घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? ये बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है, क्योंकि उस समय ना दुनिया भर के वैज्ञानिकों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। किस बात का कंफ्यूजन? कोई ब्रिटिश प्रणाली यूज कर रहा था, कोई मीट्रिक। आपको पता है, इसी गड़बड़ी की वजह से नासा का एक पूरा मार्स मिशन क्रैश हो गया था। बाप रे, सच में? हाँ, एक टीम ने पाउंड में कैलकुलेशन की, दूसरी ने न्यूटन में। स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो गया। तो ऐसे मिशन फेल ना हो, इसलिए एक सिंगल ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड तय करना जरूरी था। ओहो, तब जाकर 1960 में SI सिस्टम लाया गया। बहुत लॉजिकल है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। इसका टाइटल है महत्वपूर्ण व्यावहारिक मात्रक। यहाँ माइक्रोस्कोपिक स्केल पर माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी दिए हैं, बहुत छोटी दूरियों के लिए। राइट। और कॉस्मिक स्केल पर प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक यानी AU है। लेकिन यहाँ मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? प्रकाश वर्ष के नाम में वर्ष लगा है, लेकिन स्लाइड चीख चीख कर कह रही है कि ये समय का नहीं, दूरी का मात्रक है। ऐसा क्यों यार? ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए, अंतरिक्ष ना इतना विशाल है कि उसे मीटर या किलोमीटर में नापना मतलब बहुत मुश्किल है। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि प्रकाश जो सबसे तेज चलता है, वो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा। हाँ, तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई उसी दूरी को मानक मान लिया गया। तो नाप दूरी रहे हैं, बस रेफरेंस एक साल का है। अब समझी। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। एग्जैक्टली, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। राइट। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब विमीय विश्लेषण आएगा। हाँ, हेडिंग है विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें लिखा है कि मूल मात्रकों पर लगाई जाने वाली घातें विमाएं कहलाती हैं। हाँ, पावर्स। और इसे बड़े ब्रैकेट में MLT लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए M, लंबाई के लिए L और समय के लिए T। तो मतलब इन सब का असल में क्या अर्थ है? मैं समझाता हूँ।
हमारे पास पहले से ही मीटर और सेकंड जैसे मात्रक थे, तो ये MLT का नया ड्रामा क्यों? क्या ये सिर्फ नोट्स को फैंसी बनाने के लिए है? इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। और नहीं, ये फैंसी बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों? देखिए, मात्रक जो है ना, वो सिस्टम के हिसाब से बदल सकता है। कोई मीटर में नापेगा, कोई फुट में। हाँ, वो तो है। लेकिन विमा कभी नहीं बदलती। विमा हमेशा उस भौतिक राशि का असली DNA बताती है कि वो आखिरकार किन चीजों से बनी है। ओहो, मतलब मात्रक कपड़े हैं और विमा उसका DNA है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। समझ गए। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इसमें उदाहरण है विमाएं कैसे निकालें। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। हाँ, तो दूरी का L और समय का T को ऊपर ले गए तो घात माइनस हो गई, तो उत्तर आया m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। अच्छा, तो जरा इसे थोड़ा डिकोड करते। इस फॉर्मूले में द्रव्यमान यानी m तो है ही नहीं ना कहीं, नहीं है। तो फिर उत्तर में m की पावर 0 क्यों लिखा है? क्या मैं सिर्फ L की पावर 1 और T की पावर -1 लिख दूं तो क्या वो गलत हो जाएगा? तकनीकी रूप से वो गलत नहीं होगा। आप सिर्फ LT1 भी लिख सकते हैं। तो फिर m0 क्यों? क्योंकि MLT ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। M0 लिखने से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि चाल का द्रव्यमान से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। अच्छा, तो ये बस क्लैरिटी के लिए है। हाँ। ठीक है, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें बल का उदाहरण होगा। हाँ, विमाएं कैसे निकाले। बल त्वरण का होता है LT2, तो बल हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो क्या बना? ये बना m गुणा LT2, मतलब MLT2। मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ। बताइए। ये जो बड़ा ब्रैकेट हम लगा रहे हैं ना, ये लगाना इतना जरूरी क्यों है? अगर मैं सीधे MLT2 लिख दूं तो क्या टीचर एग्जाम में नंबर काट लेगा? बिल्कुल काट लेगा, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट ना भौतिकी की भाषा का एक नियम है, एक ग्रामर है। ग्रामर कैसे? ये ब्रैकेट देखते ही समझ आ जाता है कि हम किसी मात्रक या वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं। बिना ब्रैकेट के सिर्फ कुछ अंग्रेजी के अक्षर हैं। ओहो, मतलब ब्रैकेट लगाना ही इस DNA की पहचान है। एग्जैक्टली। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। हेडिंग है समरूपता का सिद्धांत। यहाँ लिखा है कि किसी भी सत्य भौतिक समीकरण में प्लस या माइनस द्वारा अलग किए गए प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। ये बहुत पावरफुल सिद्धांत है। इसमें आगे लिखा है कि आप केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। अब यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्या इसका मतलब ये है कि मैं 5 किलो टमाटर में 2 मीटर कपड़ा नहीं जोड़ सकती? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। लेकिन गुणा तो कर सकते हैं ना, जैसे अभी बल वाले फॉर्मूले में हमने मास और त्वरण का गुणा किया था। हाँ, गुणा और भाग करने से ना बिल्कुल नई व्युत्पन्न राशियां बन सकती हैं। लेकिन जब जोड़ने या घटाने की बात आती है तो वो केवल एक ही प्रजाति, मतलब समान विमाओं के बीच ही हो सकता है। टमाटर में टमाटर ही जुड़ेगा, कपड़ा नहीं। एकदम सही। समझ गई। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें इसकी एप्लीकेशन होगी। टाइटल है समीकरण की सत्यता की जांच। यहाँ v = u + at वाले समीकरण की जांच की गई है। v, u और at तीनों की विमाएं LT-1 आ रही हैं, तो लिखा है कि तीनों पदों की विमाएं समान है, अतः यह भौतिक समीकरण सत्य है। बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर तीनों की विमाएं सेम आ गईं, तो क्या ये 100% गारंटी है कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि गारंटी नहीं है? क्योंकि अगर फॉर्मूले में कोई नंबर गलत हो, जैसे मान लो v = u + 5at हो, तब भी तो विमा सेम ही आएगी ना। नंबर की तो कोई विमा होती नहीं। बहुत ही शानदार पॉइंट पकड़ा है आपने। विमीय विश्लेषण की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। हाँ, ये नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स को बिल्कुल नहीं पहचान पाता। ये सिर्फ ये बताता है कि फॉर्मूला वैज्ञानिक रूप से संभव है या नहीं। 100% सही है या नहीं, ये नहीं बता सकता। ओहो, मतलब ये सिर्फ एक बेसिक फिल्टर है। एग्जैक्टली। बहुत दिलचस्प है। तो चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। चलिए निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है निष्कर्ष। लिखा है कि मापन भौतिकी की नींव है। 7 मूल राशियां हैं। विमीय विश्लेषण नियमों की सत्यता जांचने का कोड है। यहां तक तो सब हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, लेकिन आगे लिखा है कि अगला अध्याय त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस होगा, क्योंकि कोई भी मापन 100% सटीक नहीं होता। अरे एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? हमने इतने सारे सिस्टम बनाए, इतने सटीक पैमाने बनाए,
SI यूनिट्स बनाई, और आखिर में ये स्लाइड कह रही है कि कोई भी मापन 100% सटीक नहीं है। ये तो चीटिंग है यार। चीटिंग नहीं है। देखिए, विज्ञान में ना परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी या महंगी मशीन हो, वातावरण का असर या इंसान की गलती या मशीन की अपनी कोई ना कोई लिमिटेशन आ ही जाती है। कोई ना कोई एरर रह ही जाता है। हाँ, और सच कहूं तो यही विज्ञान की असली खूबसूरती है कि हम लगातार बेहतर और सटीक होने की कोशिश करते रहते हैं। वाह, मतलब हम कभी रुकते नहीं है। बिल्कुल। और आखिर में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। सोचकर देखिए, अगर 100% सटीक मापन संभव ही नहीं है, तो क्या हम ब्रह्मांड की वास्तविकता को कभी पूरी तरह जान पाएंगे, या हम हमेशा केवल उसके सबसे करीब पहुंचने का प्रयास ही करते रहेंगे? उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।